नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे किसकी सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार बनाती नजर तो आ रही है, लेकिन वहीं अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि देश के वोटरों ने ऐसा जनादेश दिया है जिसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही सरकार बनाने में सक्षम नजर आ रही हैं। और दरअसल ये भी बात है कि बीजेपी 292 सीटों पर हासिल की है जीत, और इसके साथ ही साथ वहीं इंडिया गठबंधन 234 पर ही रही। ऐसे में बीजेपी को केंद्र लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए एनडीए गठबंधन के घटक दलों पर निर्भर होना होगा। बस यही वह वजह है जिससे एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन सरकार बनाने में सक्षम होती नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर नजर डालें तो बिहार का चुनाव परिणाम काफी मायने रखता है। और दरअसल बिहार के सारे ही अपेक्षाओं को ढता बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। सीट बंटवारे की अगर बात कर ली जाए तो सीट बंटवारे में बीजेपी ने जेडीयू को अपने से एक कम 16 सीटें दी थी और इस वक्त जेडीयू एनडीए का घटक दल है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें डिप्टी पीएम का पद भी ऑफर किया गया है। यहां याद ये भी दिला देते हैं आपको कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के प्रयास से ही तैयार हुआ है। हालांकि जो भी देखा जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया था और पाला जो कि बदल करके एनडीए में गठबंधन का दामन बताया जा रहा है कि थाम लिया था। और अब अगर एक बार फिर से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो एनडीए गठबंधन के लिए बहुमत का नंबर हासिल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। वहीं अगर दूसरी तरफ बिहार में एनडीए गठबंधन के एक अन्य घटक दल की बात कर लें जो कि एलजेपी-आर की है, प्रमुख जो है चिराग पासवान अगर अपने पिता रामविलास पासवान के नक्शे कदम पर चलते हैं और चलते हुए पाला बदलकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो यह बीजेपी के लिए बड़ी ही मुश्किल भरा होगा और बड़ी ही चुनौतीपूर्ण होगा। और बताया भी जा रहा है कि पाला बदलने से एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं एनडीए के एक और अन्य घटक दल जीतन राम मांझी भी आ गया है। हम के एक सांसद इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं माना जा रहा है फिलहाल, तो एनडीए से सीधे सीधे 20 सांसद कम हो जाएंगे। ऐसे में एनडीए के 292 सीटों को आधार माने तो ये गठबंधन बहुमत के बिल्कुल मुहाने पर पहुंच चुका है। और यानी इस हिसाब से देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता जो है उत्तर प्रदेश के बजाय बिहार से तय होती नजर आ रही है। और आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों के नतीजों की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर साथ में चुनाव लड़ा और 46 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि इसके इतर एनडीए को महज 33 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यूपी के चुनाव नतीजों ने हर किसी को हैरान करके रखा हुआ है, क्योंकि अयोध्या में बीजेपी 30,000 वोटों से हार गई। तो बड़े बड़े दावे भी देखे गए थे दोनों ही दलों की ओर से। चूंकि अब देखा जा रहा है दोनों ही दलों में अब आलम ये हो चुका है कि सरकार बनेगी तो आखिर किसकी बनेगी। अगर नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं, फिर से इंडिया में पहुंच जाते हैं, या चिराग पासवान फिर से इंडिया में आ जाते हैं, तो हो सकता है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनती नजर आए। फिलहाल ये तो समय बताएगा कि आखिर दिल्ली की जो कुर्सी है, सत्ता है, उस पर काबिज कौन होता है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी, कौन दावेदार होगा और इंडिया गठबंधन में कौन सा वो दल होगा जो समर्थन देता नजर आएगा और पाला बदल करके इंडिया को मजबूत करता नजर आएगा। वहीं इंडिया एनडीए के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण है कि किस तरह से उनका जो पाला है, उनका जो एक कुनबा कहा जाए, बिगड़ने ना पाए, जो कि जितने भी दल शामिल हुए थे वो इधर उधर बिखराव में ना पड़े। इसके लिए उनको समेटना भी एक बड़ी चुनौती एनडीए के लिए है, बीजेपी के लिए है। तो बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। 33 सीटों पर एनडीए सिमट चुका है, लेकिन
सवाल वही है कि एनडीए या इंडिया कौन बनाएगा सरकार। चूंकि कहा भी यही जाता है आमतौर पर जब भी चुनावी सरगर्मियां होती हैं और जब चुनाव होते हैं खास तौर पर, तब यही माना जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता होता है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन इस बार ऐसा नजारा देखने को नहीं मिल रहा है। अब जो कि खबर आ रही है कि दिल्ली का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि बिहार से होता हुआ नजर आ रहा है, बिहार से गुजरता नजर आ रहा है। और मजबूत दल बनाने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी कोशिश करने में लगा हुआ है कि किसी तरह से सत्ता पर अगर काबिज होना है तो नीतीश कुमार को अपने पाले में लाना ही पड़ेगा, चिराग पासवान को अपने पाले पर लाना ही पड़ेगा, जीतन राम मांझी को भी अपने साथ लाना होगा। तो बड़े सवाल, क्या जो एन वक्त पर पाला बदल करके एनडीए में जाने वाले नीतीश कुमार क्या फिर से इंडिया के पाले में आएंगे, इंडिया गठबंधन के पाले में आते नजर आएंगे? और अगर आ जाते हैं तो एनडीए इसका किस तरह से सामना करेगा और सत्ता को बरकरार रखने के लिए अगला कदम जो कि होगा एनडीए का, बीजेपी का, वो क्या होगा? बड़े सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। तो आंकड़े जिस तरह से आए हैं उन आंकड़ों के हिसाब से अगर माना जाए तो दोनों ही दल सत्ता बनाने में सक्षम हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर पाला ना बदला जाए, नीतीश कुमार पाला नहीं बदलते हैं और एनडीए में ही रहते हैं, तो सरकार जाहिर सी बात है कि एनडीए की ही रहेगी, बीजेपी की ही रहेगी। लेकिन अब मुहाने पर आप कह सकते हैं कि एक नतीजा है, मुहाने पर सरकार का जो सत्ता है, सरकार की जो कुर्सी है वो है खड़ी हुई है, लेकिन माना ये जा रहा है कि किसी तरह से सत्ता को बचाए रखना है, सत्ता को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। इसके लिए जो बीजेपी है पूरी कोशिश करने में लगी हुई है। कल भी देखा गया था बीजेपी ने बाकायदे बैठक भी की थी और उसके बाद संबोधन भी आपने सुना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने तमाम बड़ी बड़ी बातें कही। इसी के साथ साथ सभी का शुक्रिया भी अदा किया था, धन्यवाद व्यक्त किया था। और इसी के साथ ही साथ संजय श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। संजय जी, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जनादेश किससे बताया जा रहा है कि जनादेश से किसकी हार है, क्योंकि दोनों ही दल अब सक्षम होते नजर आ रहे हैं सरकार बनाने में। तो किसकी जीत, या ये कहें कि गठबंधन का जो दौर है फिर से वापस आ रहा है? संजय जी, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। स्वस्थ लोकतंत्र होता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक। अनम्यूट करो। जी जी, आवाज आ रही, आवाज आ रही, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि वह स्वस्थ रूप में तभी काम कर सकता है कि जब सरकार जिस भी पार्टी की बने उसके मुकाबले जो विपक्ष है या विपक्षी दल है वो भी मजबूत स्थिति में हो। तो इस बार जो सरकार बनेगी, अगर वो बीजेपी की एनडीए की बदौलत सरकार बनती भी है तो वो एक कमजोर सरकार होगी, यानी कि कुछ क्षेत्रीय दलों की बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार होगी, क्योंकि 272 का जादुई आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाई है। ऐसे ही कमोबेश जो विपक्ष रहा है, जिसमें कई दल शामिल हैं, उसमें भी कांग्रेस सबसे बड़ा दल है और वो भी 100 से ज़्यादा सीटों पर नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल है, विपक्ष कतई ये नहीं चाहेगा कि अगर उसकी सरकार जोड़ तोड़ करके नहीं बनती है तो एनडीए की जो सरकार बने उसके तीसरी बार के मुखिया या प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी हों। तो निश्चित रूप से जीतन राम मांझी, जिसका आपने नाम लिया, नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू, इन सबसे अगर विपक्ष बात कर रहा होगा तो अपने खेमे से ज़्यादा लाने में उसकी भूमिका होगी कि किसी भी तरह वो नरेंद्र मोदी के नाम पे सहमत ना हो। और अगर एनडीए की सरकार बने भी और ये अपनी समर्थन दे भी अपनी पार्टी का ये तीनों लोग, तो निश्चित तौर पर किसी और के नाम पर दें, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमत ना हो। और इसे ही जो विपक्षी दल है या इंडिया गठबंधन है उसकी इस तरह सबसे बड़ी जीत होगी
कि वो मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में रोड़ा बनेगा या रोड़ा बना सकता है। तो निश्चित तौर पर ये सब कमोबेश अगले आने वाले जो 48 घंटे हैं उसमें इस तरह की उठापटक देखी जाएगी। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस बार दिल्ली का रास्ता यूपी से नहीं बिहार से तय होता दिख रहा है। तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि यूपी में सिर्फ 32 सीटों पर बीजेपी को समेटकर समाजवादी पार्टी ने जो 37 सीटों पर जीत दर्ज की है, कहीं ना कहीं उसने भारतीय जनता पार्टी का जो एक गुरूर था कि 80 में से 70-72 जो एग्जिट पोल दे रहे थे, उसका उस घमंड को तोड़ा है, अहंकार को तोड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूर्ण रूप से बहुमत में नहीं आई, उसमें एक बड़ा कारण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटों का कम होना है। बिल्कुल संजय जी, और देखा भी यही गया है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपना एक पुरजोर कोशिश जो की थी अखिलेश यादव ने, वो पूरी कोशिश रंग लाती नजर आई है इस बार। लेकिन सवाल यही हो जाता है कि अगर दोनों ही दल सत्ता बनाने में सक्षम है और इंडिया गठबंधन सत्ता बनाता है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा आखिर कौन होगा? देखिए, इस पर बात तो जितने भी दल शामिल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, और भी जो अन्य दल है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, शरद पवार है, तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं। और अभी जो इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो के भी बड़े स्कोर करने वाली ममता बनर्जी ने 29 सीट जीती हैं टीएमसी की। तो ऐसे भी तमाम दल हैं जो अगर शामिल होते हैं और अगर सरकार बनती है, तो वो जो एक कन्वीनर के तौर पे टीम बनी थी, उस टीम से अगर किसी नेता का नाम वो चयन करते हैं और उस पर सबकी सहमति होती है, तो कहीं जाके नाम पर मोहर लग सकती है। अब वो कोई भी चेहरा हो सकता है, उसके लिए सभी पार्टियां तो अपने अपने जो नेता हैं उनके लिए दावे करेंगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जीतन राम मांझी ये सब टूटते हैं एनडीए से, क्योंकि बिना एनडीए के 25-30 सीटों के टूटने से और इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बगैर ये असंभव सा है। तो अगर ऐसा होता है आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर, तब ये चेहरे पे बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये मैं आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये तो जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उनकी जब आपस में मीटिंग होगी। नहीं, ये देखा भी गया है आमतौर पर संजय जी, ये भी देखा भी गया है कि इंडिया गठबंधन में आपस में ही टूट फूट नजर आती रही है हमेशा से, और पीएम के चेहरों को लेकर के हमेशा से ही अनबन देखी गई है। तो ये सवाल उठना भी बन जाता है, बेहद लाजमी होता है। फिलहाल अखिलेश सिंह भी हैं हमारे साथ, विशेष संवाददाता। अखिलेश जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजनीति में स्थिरता नहीं होती है, ये सभी जानते हैं कि राजनीति में किसी भी तरह की स्थिरता नहीं होती है, और जनादेश जो जनादेश मिला है उसमें सत्ता के समीकरणों का बेहद खेल भी बताया जा रहा है। और आप अगर बात की जाए आपके नजरिए से, तो सरकार किसकी बनती नजर आ रही है? अखिलेश जी, अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल, फिलहाल अगर अभी बहुमत की बात की जाए और सरकार की बात की जाए, तो इस समय एनडीए को लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना में जो नतीजे आए हैं उनसे बहुमत मिला है। और केंद्र में अभी सरकार जो है वो एनडीए की बनती नजर आ रही है, उसकी अगुवाई भी प्रधानमंत्री मोदी ही करते नजर आए। लेकिन चुनावी समीकरण पल पल बदलते हैं, और ये जीत का आंकड़ा कब कहां बदल जाए इसका भी कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से राजनीति में सियासी पारा लोग बदलते हैं, और उस तरह से जब एक जगह से दूसरी जगह लोग हैं क्षण भर में चले जाते हैं, कई बार तो घंटे 2 घंटे और रात का ही समय लगता है कि इधर से उधर लोग निकल जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब एनडीए की सरकार बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हो रही है। पूरी कैबिनेट में बैठक होने के बाद कैबिनेट इस्तीफा देगी और राष्ट्रपति को वो कैबिनेट का इस्तीफा सौंप दिया जाएगा। इसके साथ ही एनडीए की आज बैठक भी 4 बजे होनी है। उस एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को एक बार एनडीए का फिर नेता चुना जाएगा और वो अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अब तक जो आंकड़े आए हैं, वो जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं, उन आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो एनडीए को बहुमत मिला हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर
केंद्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिला है, क्योंकि बहुमत आंकड़ा 272 होता है और बीजेपी को 240 सीट ही मिली है। फिलहाल अब बात आती है कि इस सरकार आगे बनने वाली उसमें किंग मेकर की भूमिका में कौन है या फिर कौन हो सकते हैं, इन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार बिहार से आते हैं, आंध्रा से चंद्रबाबू नायडू, और एक छोटे से दल के रूप में चिराग पासवान का भी नाम लिया जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान। लिहाजा आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार अब केंद्र के सरकार की गठन की प्रक्रियाएं हर जगह चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन भी जोर आजमाइश में लगा हुआ है कि अगर उसको मौका मिलता है तो वो कैसे केंद्र में अपनी सरकार बना सकता है। फिलहाल एनडीए के नेता और एनडीए के संयोजक और एनडीए के सभी नेता अब उस आश्वस्त नजर आते हैं कि हम आज एनडीए की बैठक में सर्वमान्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सरकार बनाने के लिए नेता चुन लेंगे और हमारी सरकार का गठन हो जाएगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि एनडीए में कोई फूट होगी या नहीं होगी। एनडीए के साथ जो लोग बिल्कुल अभी अखिलेश जी, हैं वो रहेंगे बिल्कुल। और और सीटों का रहेगा। जी, और टीडीपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं पहले। चर्चा में वापस आते हैं। किसकी सरकार बनेगी इस बार, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा, क्योंकि 33 सीटों पर एनडीए जो है सिमट चुका है, लेकिन जो बरकरार है सरकार की सत्ता पर, वो फिर से बनाने की जो पुरजोर कोशिश है वो देखी जा रही है। लेकिन मसला ये है कि अब दोनों ही दल सरकार बनाने में सक्षम है, कैपेबल है, लेकिन आखिर सत्ता किसकी होगी, सत्ता की जो चाबी होगी अब किसको सौंपी जाएगी, ये बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि दबदबा जो समाजवादी पार्टी का था उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर ही टिकी थी और एनडीए को भी ये भरोसा था कि कहीं से ज्यादा मिले ना मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश उसका है, उत्तर प्रदेश में सत्ता काबिज रहेगी। लेकिन भरोसे को टूटते देर ना लगी जब 33 पर ही सिमट गई एनडीए। लेकिन अब सवाल यही है कि अब इसके आगे कौन सा वो कदम उठाएगी बीजेपी जिससे कि सत्ता पर बनी रहे। शाम को बैठक भी होनी है, मीटिंग होनी है, क्या चर्चा होती है, किस विषय पर चर्चा होगी, इसके साथ ही साथ जिस जो बात चल रही है, जिस तरह से मंथन चल रहा है दोनों ही दलों में, उससे यही लगता है कि आगे जो समय आएगा 48 घंटे के बाद वो बेहद चौंकाने वाला ही होगा। लेकिन सत्ता को बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौती है कि जो गठबंधन में शामिल हैं उसको बिखरने ना दिया जाए, ये बड़ा अहम सवाल हो जाता है। संजय सिंह हमारे साथ हैं। संजय जी, जिस तरह से देखा भी जा रहा है एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने अभी समय आके खड़ी हो गई है, या यूं कहे कि बीजेपी के सामने एक मुहाने पर बड़ी चुनौती, एक बड़ी कंडीशन भी खड़ी हो गई यहाँ के। लेकिन सत्ता की बाजीगरी में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को कितने प्रतिशत तक अगर माना जाए कि सरकार बना सकती है या सफलता पा सकती है सरकार बनाने में? देखिए, ये पिक्चर बहुत जल्दी साफ हो जाएगी। आप 48 घंटे की बात कर रही हैं, लेकिन चूंकि सभी नेता दिल्ली पहुंच गए हैं, नीतीश कुमार भी पहुंच गए, तेजस्वी यादव भी पहुंच गए, अखिलेश यादव भी पहुंच गए, और दोनों ही यानी एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों की मीटिंग्स लगातार हो रही हैं, फोन लाइन पर नेताओं के फोन बज रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये तय मानिए कि एनडीए और इंडिया दोनों ही इस जोड़ तोड़ की कोशिश में लगे हैं कि किसके कितने नंबर बढ़ जाएं और किसके कितने नंबर घट जाएं। तो वाजिब सवाल यह है कि एनडीए अभी इसमें आगे है, क्योंकि क्लियर कट जो चुनाव के पहले ही यानी प्री पोल अलायंस होता है वो उसका एनडीए के साथ था, और जो जो दल उसमें शामिल थे उनको लेकर उनकी स्पष्ट बहुमत की जो सरकार बनती दिख रही है वो साफ है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो हर आदमी के जद्दोजहद में है कि जो नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, टीडीपी के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, इन सब का जो इतिहास रहा है वो सत्ता की बाजीगरी को उलटते पलटते ही रहा है। और नीतीश कुमार का तो पिछले बिहार में पूरा रिकॉर्ड रहा है कि अब ये बताना ही मुश्किल है कितनी बार उन्होंने सरकारों को बदला। तो निश्चित तौर पर यह तय मानिए कि मोदी
नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इस पर एनडीए की बैठक में उनको नेता माना जाता है, या वहां कोई बगावत होती है, वहां किसी नए नाम नए चेहरे पर लोग एकमत होते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये पिक्चर शाम तक स्पष्ट हो जाएगी जब एनडीए की बैठक होगी। और अगर उसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और ये सभी जो घटक दल है, नीतीश कुमार को जिस तरह से बोला जाता है कि नीतीश कभी एक पाले पर नहीं रहे हैं हमेशा से ही, तो इन पर बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या इंडिया में चले जाएंगे? नहीं, मैं तो एक अलग बात कर रहा हूं ना कि वो एनडीए में हो सकता है रहे, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमत ना हो, वो किसी और नेता के नाम का प्रस्ताव रखे और उसको प्रधानमंत्री बनाए जाने पर अपनी सहमति दे, तो निश्चित तौर पर एनडीए में एक नया चेहरा भी प्रधानमंत्री की दौड़ में हो सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी से कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार है या चंद्रबाबू नायडू है या जो भी घटक दल है, ज्यादातर लोगों का 36 का आंकड़ा है, और उसकी वजह रही है कि 10 साल सरकार में रहते हुए भी इन लोगों की चलती नहीं थी। यानी अपने जो विभाग होते थे, जिस मंत्रालय में थे, पोर्टफोलियो उनके पास होता था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा, लेकिन वो कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर पाते थे बिना पीएमओ के इशारे पे। तो निश्चित तौर पर इस बार दबाव की राजनीति ज्यादा कारगर साबित होगी और एनडीए की अब सरकार बनेगी उसमें बिल्कुल 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 बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। अगर पीएम चेहरा बदलने की बात आती है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नाराजगी है नीतीश कुमार में भी और अन्य दलों में भी, तो समेटना बड़ी चुनौती बन जाती है कि किस तरह से इन्हें समेटा जाए। बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। अखिलेश हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, जिस तरह से देखा ही जा रहा है, हम चर्चा इसी बात की कर रहे हैं कि सत्ता की जो कुर्सी है वो किसकी है आखिर, क्योंकि समय कम है। अब इसी समय के अंतर्गत और इसी समय के अंदर ही जो बैठकें चल रही हैं, बैठकों के बाद क्या कुछ निकल कर आता है सामने, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जनादेश में भाजपा तो आगे निकल रही है। अगर बात की जाए ऐसे सरकार बनाते हुए, तो भाजपा सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन अगर दल में बिखराव ना हुआ तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में बीजेपी अब क्या पैंतरे आजमा सकती है, ये एक अहम सवाल भी हो सकता है। अखिलेश जी, अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। एक बार सवाल रिपीट करेंगे? अखिलेश जी, जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि जो जनादेश है बीजेपी की ओर आता दिख रहा है, सत्ता बनाती नजर आ रही है बीजेपी। अगर बिखराव नहीं हुआ है एनडीए के घटक दलों में, अगर बिखराव नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में सत्ता पर काबिज होती नजर आ रही है। लेकिन बिखराव हो जाता है तो ऐसे में समेटना बड़ी चुनौती हो जाती है। तो क्या पैंतरे आजमा सकती है बीजेपी? देखिए, आपको मैं बताता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटों का आंकड़ा देखा जाए तो वो बहुमत से पीछे जरूर है, और लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। दूसरा, उनका एनडीए के हिसाब से देखा जाए तो बहुमत मिल रहा है, सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता है कि उनका अगर कोई सहयोगी दल एनडीए को छोड़कर कहीं और चला जाता है, तो सवाल ये भी उठता है कि अगर वो इंडिया सहयोगी दल कहीं और जाने को अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, अगर वो जा सकते हैं, तो एक जिस तरह से इंडिया गठबंधन एनडीए की सहयोगियों को अपने पाले में लाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा, उसमें वो लगे हुए हैं। तो इसी लिहाज से देखा जाए तो एनडीए के नेता और या खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चुप नहीं बैठे, वो भी अपने कुनबे को और अधिक सीटों की संख्या के साथ बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को भी तोड़ने में लगे हुए। तो सवाल ये दोनों तरफ उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन जब एनडीए के सहयोगियों को तोड़ सकता है, तो एनडीए गठबंधन भी इंडिया गठबंधन के किसी भी सहयोगी को अपने पाले में ला सकता है। फिलहाल जो वर्तमान के आंकड़े अब तक दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर,
उन आंकड़ों के हिसाब से एनडीए सरकार बनाने के देखा लिए भी गया पूरी था तरह अखिलेश से जी, ये आगे जो बढ़ बात रहा है। आपने कही ये देखा भी गया था जब चुनाव से पहले ही जो बिखराव देखा गया था इंडिया में, इंडिया गठबंधन में, तो जितने भी घटक दल इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे, एक एक करके देखा गया था कि एनडीए में शामिल होते नजर आए थे। तो ये बात आपकी कहीं ना कहीं सही भी है कि देखना होगा कि कौन सा किस पाले में जाता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बहुमूल्य समय निकालने के लिए। आज हम बात कर रहे थे किसकी सरकार, क्योंकि ये सवाल बड़ा अहम है, वाजिब भी है, क्योंकि समय कम है और अब चूंकि जो आंकड़े हैं वो निकल कर आ चुके हैं सामने। आंकड़ों के बाद अब जो सरकार बनाने की बात आ रही है सामने, दोनों ही दल सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा उहापोह की जो स्थिति है वो भी बनती नजर आ रही है। सवाल यही है कि जो सत्ता की चाबी है किसको सौंपी जाए, किसकी सरकार में। फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।